अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम अब स्टार्ट करने लगे आफ्टर साइकाइट्री डर्मेटोलॉजी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि साइकाइट्री मेडिसिन मेरी रहती थी, इसी तरह मेडिसिन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूनिट रह गया तो वो डर्मेटोलॉजी है। मैं आपको उन्हीं डिजीज़ और उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताऊंगी जो कि हमारे रिपीटेडली आती हैं, स्पेशली आपके MBBS के ईयर्स के जो एग्जाम्स होते हैं और उनमें जो पूछा जाता है। मैं आपको एग्जैक्टली वो वर्ड बताया करूँगी कि ये वाला वर्ड खासतौर पे MCQ में आता है तो आप इस चीज़ को ऐसे डायग्नोज कर लेते हैं, क्योंकि वरना ये चीज़ें मिलती जुलती लगती हैं। एंड देन विल गो विद द ट्रीटमेंट। उसके अलावा आपको पिक्चर्स देखना इस डर्मा में बहुत ज़रूरी है। जब आप एक दफ़ा पिक्चर देख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से ऑस्पी में बहुत पिक्चर्स आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस। टाइम नहीं वेस्ट करते। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन जैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट हम वही करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत आते हैं। सबसे पहले है इम्पेटाइगो। इम्पेटाइगो बेसिकली क्या है जी, एक सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है एंड एक तो सुपरफिशियल है एंड इट इज़ लोकलाइज्ड। ठीक है, ये पूरी बॉडी पे कभी भी नहीं होता, किसी किसी जगह पर होता है और सिर्फ सुपरफिशियल एरियाज को इन्वॉल्व करता है। सुपरफिशियल से क्या मुराद है, ज़रा सा हम स्किन को याद कर लें। आपको याद होगा कि हमारी जो स्किन है इसकी दो मेन लेयर्स होते हैं। ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं और जो नीचे वाली होती है उसको डर्मिस कहते हैं। ठीक है, और सुपरफिशियल लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की भी अंदर का 5 लेयर्स होती हैं, लेकिन उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है केराटिन कंटेनिंग लेयर, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली एपिडर्मिस की लेयर होती है वो बेसल लेयर होती है। ये वो लेयर होती है जहाँ से नए सेल्स बन बन के ऊपर आ चुके हैं, और बीच में और भी लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद डर्मिस होता है। अभी जो इम्पेटाइगो है ये सिर्फ आपका सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पेटाइगो। अब इसको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो एक इसकी कॉजेटिव एजेंट इसकी दोनों टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट है। एक इसकी टाइप है बुल्लस, जिसमें बुल्ले बनते हैं। बुल्ला क्या है आपके, जिसको कहते हैं ना कि फ्लूइड फिल्ड बड़े बड़े दाने बन जाना या छाले बन जाना, वो बुल्ले होते हैं। तो जिसमें बनते हैं वो बुल्लस है, जिसमें नहीं बनते या फिर इतने थोड़ी देर के लिए बनते हैं कि ना होने के बराबर है, वो नॉन बुल्लस है। जो बुल्लस वाला है उसका कॉज है मेनली स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफ ऑरियस आपका जो बैक्टीरिया, उसका एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन, आप स्टेफ ऑरियस याद कर लें। ठीक है, जो नॉन बुल्लस है उसकी मेन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता होता है, नॉन बुल्लस वाला आता है खासतौर पे। ठीक है, नॉन बुल्लस की कॉज स्ट्रेप्टोकोकस है। अब जो नॉन बुल्लस है वो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर बुल्ला नहीं बनेगा। तो यही होता है कि सुपरफिशियल स्किन पे किसी भी जगह पे मेनली आपका फेस, स्कैल्प यानी सर, आपका मुंह और अपर लिम्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जो नॉन बुल्लस टाइप है उसमें एक बहुत छोटा बहुत पतला सा वेसिकल बनता है, फ्लूइड होता है जिसमें, और वो बनते साथ ही तकरीबन बर्स्ट कर जाता है, मतलब वो रहने वाला नहीं होता। इसीलिए इसको हम नॉन बुल्लस कहते हैं कि बुल्ला बहुत छोटा, बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है। ये थिन बुल्ला वेसिकल जब बन के बर्स्ट हो जाता है तो इसके बाद आपके पास जाहिर सी बात है कि पीछे उसका जो रेमिनेंट्स रह जाएंगे वो एक क्रस्टिंग सी बना देते हैं। तो वो जो क्रस्ट बनता है ना वो गोल्डन कलर का होता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको लिख लें अपने पास कि हमारे पास MCQ में आपकी OSPI में अगर कभी इसका सिनेरियो आएगा इम्पेटाइगो का, तो 99% नॉन बुल्लस टाइप का आता है। स्ट्रेप्टोकोकस होता है, वो आपसे कोई सिनेरियो देते हैं कि यंग फीमेल प्रेजेंटेड टू यू विद अ क्रेस्टेड लियन ऑन फेस which is having on examination it is having a golden crusted appearance। तो आपसे कुछ भी पूछ रहे थे, उसकी ट्रीटमेंट पूछ लेंगे, उसका पॉजिटिव एजेंट पूछ लेंगे, उस बीमारी का नाम पूछ लेंगे। हमेशा गोल्डन क्रस्ट इम्पेटाइगो के साथ आएगा हमारे लेवल पे, और उसमें नॉन बुल्लस होगा टाइप ऑफ इम्पेटाइगो। स्ट्रेप्टोकोकस इज द पॉजिटिव एजेंट, और ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ और डायग्नोसिस का तरीका भी। ठीक है, गोल्डन क्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, और उसकी जाहिर सी बात है मैंने आपको बता दी है कि बेस जो है वो एरिथमेटस होगी, रेड कलर की होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बुल्लस वाली टाइप है। बुल्लस वाली टाइप में एक थिक वॉल्ड ब्लिस्टर बनता है, इंटैक्ट होता है, वो 2 से 3 दिन रहता है। ठीक है, ब्लिस्टर का मतलब है कि जो दाना बनता है, जो बुल्ला बनता है, वो 2 से 3 दिन स्टे करता है, उसके अंदर क्लियर या क्लाउडी फ्लूइड हो सकता है, उसके बाद वो बर्स्ट कर जाता है, लेकिन गोल्डन कलर का क्रस्ट नहीं होता। बुल्लस कम आता है, ज़्यादातर नॉन बुल्लस ही आता है आपके पास, क्योंकि उसमें गोल्डन क्रस्टिंग आती है। ठीक है, अच्छा इसका अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या होता है, कि वो तो स्किन में कोई छोटा मोटा कट लगा हुआ होना, कभी कभार आपका नेजल एरिया जो है वो स्टेफिलोकोकस को रास्ता दे देता है, कभी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट रास्ता दे देता है, तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और उसके साथ साथ जब ये अंदर चला जाता है तो ये किसी लोकल एरिया में इसका टॉक्सिन जो है वो ये इस तरह की अपीयरेंस दे देता है, स्किन पे एक लीजन बन जाती है। इसको डायग्नोस करने का क्या तरीका है, जो भी आपकी स्किन पे लीजन वाली जगह है वहाँ से आप बैक्टीरियल स्वैब ले लेते हैं और उसको भेज देते हैं आप उसके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है बीमारी का। उसके साथ साथ आपने लाजमी देखना होता है कि कैरियर तो कोई नहीं है, क्योंकि नोज़ जो है ना, बहुत सारे लोगों की नाक में स्टेफिलोकोकस ऑरियस रह रहा होता है, और जिसकी वजह से बार बार उनको ये इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो उसने नेजल स्वैब्स भी लिए जाते हैं टू रूल आउट एनी कैरियर स्टेट। ठीक है,
लेकिन ये आपसे कोई इतना ज़्यादा नहीं पूछता, आपने मेनली बैक्टीरियल स्वैब ऑफ द लीजन याद रखना है। ये लेके आप डायग्नोसिस करते हैं। और ट्रीटमेंट क्या होता है, जो आपकी माइल्ड डिजीज़ होती है यानी कि बहुत छोटा मोटा सी लीजन है, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ना टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं। ये दोनों टॉपिकल हैं। टॉपिकल में आप क्या देते हैं, म्यूपिरोसिन ट्यूब है एक, या फिर फ्यूसिट्रिक एसिड, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब है एंटी बैक्टीरियल एक्शन है इनका। ये आप टॉपिकल दे देते हैं इन माइल्ड डिजीज़। लेकिन अगर आपकी सिवियर डिजीज़ है, थोड़े से ज़्यादा सिम्टम्स है, ये थोड़ी ज़्यादा एरिया को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो फिर आप साथ ओरल एंटीबायोटिक्स, फ्लूक्लॉक्सिसिलिन जो आपकी पेनिसिलिन की ग्रुप की एंटीबायोटिक है, या क्लेरिथ्रोमाइसिन जो आपके जो वो होते हैं एजिथ्रोमाइसिन वगैरह उनकी ग्रुप की है, ठीक है। ये आप दे सकते हैं फॉर 5 to 7 डेज़ जो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा इन्फेक्शन में होगी। तो ये आपकी दोनों, बस इसमें इतनी चीज़ें हैं। और इम्पेटाइगो क्योंकि लोकल इन्फेक्शन है तो इसमें सिस्टेमिक फीचर्स नॉर्मली नहीं होते। सिस्टेमिक फीचर्स का मतलब है फीवर हो जाना या इरिटेबिलिटी या इस किस्म की चीज़ें वो नहीं होती। अगला जो इन्फेक्शन है हमारा वो इंपॉर्टेंट है स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। बहुत कॉमन आपने सुना होगा नियोनेट्स में, छोटे चिल्ड्रन में भी कॉमन है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे, उनमें ये बहुत कॉमनली हो जाता है और बहुत सिवियर इन्फेक्शन है। अब स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम कह जाए, इसको अगर हम पूरा नाम पढ़ें तो इसका पूरा नाम होता है स्टेफिलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। तो इसको SSS कहते हैं, ठीक है, स्टेफिलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है। स्काल्ड क्या होता है, जब हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी गिर जाए कभी खुदा ना खास्ता तो स्किन जल जाती है। वो जो जली हुई स्किन होती है ना वो स्कैल्डेड होती है। इसमें बिल्कुल ऐसी बच्चे की अपीयरेंस होती है जैसे एक जली हुई स्किन है। आपको किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगी कि सिर्फ अगर मैं वैसे आपको एक्सप्लेन करूँ तो यूँ होता है कि आप खुद सोचें कि आपके बाजू है, सपोज अल्लाह ना करे कभी उसमें बहुत उबलता हुआ पानी गिर जाए, बिल्कुल लाल हो जाएगा और सारी स्किन जल के उखड़ उखड़ सी जाएगी, जगह जगह क्रस्टिंग सी होने लग जाएगी, स्किन जैसे ना जगह जगह से उखड़ गई है। तो ये एक ऐसा सिस्टेमिक सिंड्रोम है जिसमें पूरी बॉडी में ऐसे ही स्किन की अपीयरेंस हो जाती है, क्योंकि ये सिस्टेमिक सिंड्रोम है। इसकी कॉज क्या होती है कि यही वाला स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और यही वाला टॉक्सिन इसका एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन, ठीक है, एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन स्टेफिलोकोकस का यही वाला जो इम्पेटाइगो में होता था वो भी उसमें भी होता है। सिर्फ इम्पेटाइगो में वो लोकल एरिया में इन्वॉल्व था, यहाँ वो हमारे ब्लड में चला जाता है और पूरी ब्लड स्ट्रीम में सेप्सिस कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी की स्किन बच्चे की इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी वजह से पूरी बॉडी की स्किन पे एरिथेमा, बहुत लाल रंग की और जगह जगह से क्रस्टिंग सी होना, सख्त बुरी कंडीशन हो जाती है। इसके सिस्टेमिक फीचर्स भी हैं। ओवर स्किन तो मैंने आपको बता दी, सिस्टेमिक फीचर्स में शदीद तेज़ बुखार हो जाता है, बहुत पेन होती है, इरिटेबिलिटी होती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं। जाहिर है इतनी बुरी कंडीशन में हो गई ना, डेफिनेट सी बात है। और उसके अलावा टेंडर टू टच बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टार्ट हमेशा ये आपकी ग्रोइन या एक्जिले से होती है और फिर पूरी बॉडी पे फैल जाती है। इसका डायग्नोसिस कैसे लेना होता है, एक तो आपने जहाँ से लीजन स्टार्ट हो, जहाँ शुरू में बनी थी, वहाँ से आप वही बैक्टीरियल स्वैब लेंगे और उसको कल्चर इन सेंसिटिविटी कराएंगे। उसके अलावा जो आपकी क्रस्ट ऑफ द स्किन बना होता है ना, वो उसको सिजर से कट करके स्किन स्निप लेते हैं और उसका भी टेस्ट करते हैं। दोनों से आपको बैक्टीरिया का अंदाज़ा हो जाता है और आपको डायग्नोसिस बना लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट भी आप इसमें कराते हैं, ब्लड CP, ताकि उससे भी आपका इन्फेक्शन रूल आउट होता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होता है। तो इसमें आपने जहन में रखना है कि इसको एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके MCQ में आती है कि स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम को टॉक्सिक एपिडर्मोलिटिक नेक्रोलाइसिस, ये भी एक स्किन की ऐसी कंडीशन है जो मैंने आपको पढ़ाई भी है और मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगी। इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात जहन में रखना कि जब हम स्किन स्निप लेते हैं और उसको चेक करते हैं हम अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये वाला जो स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है, इसमें जो स्किन की इन्वॉल्वमेंट है वो सुपरफिशियली होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम तक। मैंने आपको बताया था ना, स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है केराटिन वाली, उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। तो स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम में सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम तक एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, नीचे वाला एपिडर्मिस नहीं इन्वॉल्व होता। जबकि टॉक्सिक एपिडर्मोलिटिक नेक्रोलाइसिस में नीचे वाला भी सारा का सारा एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, तो वो टॉक्सिक एपिडर्मोलिटिक नेक्रोलाइसिस होता है। ये डिफरेंस MCQ में पूछते हैं, आपके वाइवा में पूछते हैं, इसको याद रखना है। ट्रीटमेंट क्या है चीज़ का, आपने ICU में एडमिट करना है, ये एडमिशन है, हॉस्पिटल एडमिशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पेशेंट को बहुत अच्छी केयर देनी है, उसकी हाइड्रेशन का, उसकी जनरल हाइजीन का और उसकी उसका फूड वगैरह की इनटेक का बहुत ख्याल रखना है। इसमें हमने हाई डोज आपकी एंटीबायोटिक्स जो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हैं वो देनी होती हैं, यही फ्लूक्लॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन हम स्टार्ट करते हैं, साथ उसके टॉपिकली आप एंटीबायोटिक जेल और क्रीम्स लगाते रहते हैं, लेकिन ये ICU केयर वाली चीज़ है, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको ट्रीट करना होता है। लाजमी तौर पर बाद में देखना होता है कि सोर्स क्या बना था। छोटे बच्चों में नियोनेट्स में अम्बलाइकल कॉर्ड वाली जो जगह है जिसको नाफ कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है, वहाँ से भी जा सकता है इन्फेक्शन। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नोज़ से या माउथ से जा सकता है।
और आपने फिर बाद में, क्योंकि बच्चे की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी होती है, तो घर में सबका नेजल स्वैब लेना होता है टू सी द कैरियर स्टेट, ठीक है, और ताकि उसको ट्रीट किया जाए। आखिर में है जी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में ये भी एक सिस्टेमिक डिजीज़ है जो कि स्किन में जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें असल में होता है ये कि पूरी की पूरी बॉडी पे ना आपकी एक बहुत बुरी रैश आ जाती है जो कि पूरी बॉडी से स्किन को उतारने लग जाती है, और उसके साथ साथ आपके हर बॉडी का ऑर्गन इन्वॉल्व होकर मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ बंदा चला जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, लेकिन ये एक ऐसी डेडली डिजीज़ है जिसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। इंटेंसिव केयर भी होने के बावजूद जब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में पता चला जाता है, शॉक लिखा हुआ है ना, मतलब ये एक ऐसी एंड स्टेज में बंदा चला जाता है कि इसके बाद ठीक होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। होता ये भी स्टेफिलोकोकस की वजह से ही है, लेकिन ये तब होता है जब स्केलेटल स्किन सिंड्रोम में तो सिर्फ ये हुआ ना कि स्टेफिलोकोकस ने ब्लड में आके पूरी स्किन को इन्वॉल्व किया, लेकिन ऑर्गन्स को नहीं किया। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में स्किन तो इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस से इन्फेक्ट कर देता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर करा देता है, ठीक है जी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पहले दो थे, बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे, किसी कोई मसला लेकिन आस्क नहीं। हम इसमें याद रखिएगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी और भी है कार्बनकम फ्रंकल, उनके बाद फिर एक्जिमा, फिर स्केबीज, ऐसी चीज़ें कराऊंगी जो बहुत ज़्यादा आती हैं। किसी कोई मसला होगा यू कैन आस्क मी। थैंक यू।